हाँ जी, तो वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। पिछले लेक्चर में हमने कैपेसिटर्स के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए। आज का लेक्चर जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लास्ट न्यूमेरिकल्स का लेक्चर है। मतलब कि आज हमारे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के जितने भी हमने पोटेंशियल वगैरह के न्यूमेरिकल्स डिस्कस किए थे, वो सारे के सारे हम कंबाइन करके पढ़ेंगे। ठीक है जी? ओके। तो सबसे पहली बात तो ये, अभी तक हमने जितने भी न्यूमेरिकल्स पढ़े हैं, उन न्यूमेरिकल्स में 2 बातें हमने सबसे इम्पोर्टेंटली डिस्कस की हैं। दैट वाज़ रिगार्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड और रिगार्डिंग कैपेसिटर्स। ठीक है जी? इनके अलावा जो बचे-कुचे न्यूमेरिकल बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, वो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी? हम अपनी सारी की सारी नॉलेज जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गेन की है, उसको आज थोड़ा-सा क्विकली अप्लाई करेंगे। ठीक है? तो इसीलिए आज के लेक्चर का हमने नाम रखा है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोर्ड स्प्रिंट। ठीक है? तो हम थोड़ा-सा क्विकली सोचेंगे आज के लेक्चर में। ठीक है जी? तो सबसे पहला न्यूमेरिकल आपको बोलता है, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर हैज़ चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज़ टू द पावर -7 कूलम। ठीक है जी? एक कंडक्टर है जिसका रेडियस 12 सेंटीमीटर दे रखा है और उसका चार्ज जो है वो 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 कूलम है। ये सारा का सारा चार्ज उस कंडक्टर के ऊपर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये भी इन्होंने हमें बता रखा है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड? इस कंडक्टर की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? सबसे पहले हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इनसाइड द स्फीयर, फिर हमें निकालनी है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, फिर हमें निकालनी है एट द पॉइंट 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। ठीक है जी? मान लिया ये वो स्फीयर है, इसके ऊपर हमने इस प्रकार से चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया है। ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है, इट इज ऑलरेडी मेंशन्ड इन द क्वेश्चन। ये चार्ज की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 कूलम। ठीक है जी? सबसे पहला जो हमारा पार्ट है क्वेश्चन का वो ये है, इनसाइड द स्फीयर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके दिखानी है। हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो अगर हम इनसाइड द स्फीयर की बात करें तो चार्ज होता है 0। ठीक है? अगर इनसाइड द स्फीयर चार्ज 0 है तो भाई इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड विल अगेन इक्वल टू 0। ठीक है? तो इनसाइड किसी भी कंडक्टर के इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हुआ करती है? 0 हुआ करती है। ठीक है जी? तो सेकंड हमारा क्वेश्चन का पार्ट है जस्ट आउटसाइड द स्फीयर, मतलब कि इस स्फीयर के जस्ट आउटसाइड, मैंने मान लिया वो पॉइंट पी है जहां पर मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है, इट इज जस्ट नेक्स्ट टू द स्फीयर। ठीक है? तो अगर इसका रेडियस जो है वो 12 सेंटीमीटर है, तो मैं क्या देख रहा हूँ, ये पॉइंट पी भी इससे बहुत क्लोज है। ठीक है? मतलब कि इतना क्लोज है कि जो डिस्टेंस है वो बहुत छोटा सा है। ठीक है? तो हम लगभग इस पॉइंट पी का डिस्टेंस सेंटर से कितना मान लेते हैं? 12 सेंटीमीटर ही मान लेते हैं। ठीक है जी? ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पॉइंट पी पे निकालनी है। अगर पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो फॉर्मूला हम ऑलरेडी जानते हैं, वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। अब की बारी जो डिस्टेंस लिया जाएगा वो लिया जाएगा 12। ठीक है? और Q की वैल्यू हम लोग कितनी लेंगे? 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7। ठीक है? हम इसके अंदर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू एम्बेड कर देंगे, दैट इज 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। 1.6 इंटू 10 रेज़ टू पावर -7 इस प्रकार से आ गया। 12 का स्क्वायर इज 44, 144। ठीक है? ये हमने जब पुट कर दिया, अब हम उठाकर 10 रेज़ टू द पावर वाली चीजों को अलग कर देंगे। जैसे 10 रेज़ टू पावर 9 था और 10 रेज़ टू पावर -7 था, इनको हमने अलग कर दिया, ये बन गया 10 रेज़ टू पावर 9 -7, दैट इज 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है जी? और इसके साथ में पड़ा है 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9। ठीक है? और नीचे इसके पड़ा है 1। हाँ जी। यहाँ पर जो हमारे पास में 9 है और 1.6 है, इन दोनों को हमने अलग से ऐसे लिख दिया और नीचे इसके साथ में 144 डिवाइडेड है, इनटू में आ गया 10 रेज़ टू पावर 2। ठीक है जी? अब हम जानते हैं ये 9 और 144 में आपस में कटिंग हो जाती है। ये हमारे पास में बन गया 1/16। ऊपर आ गया 1.6, नीचे आ गया 16 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 2, इस प्रकार से। ठीक है जी? अब क्योंकि ये ऊपर 1.6 है, नीचे 16 है, मैं उठा करके इसका डेसिमल हटा के नीचे 10 लगा सकता हूँ। तो 16 वन्स एंड 16 टेन्स दैट इज 160। तो ये हमारे पास में बन गया 10 रेज़ टू पावर 2 अपॉन 10 व्हिच इज इक्वल टू 10। ध्यान देना, इसके अंदर ना
आपको जो एग्जाम में करना है, एक चीज मैंने यहाँ पर नहीं ज्यादा कंसीडर की, वो ये कि यहाँ पर रेडियस मैंने सेंटीमीटर में ही ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि मेरा वो पॉइंट ऑफ व्यू ही नहीं है इसमें, ठीक है। मैं यहाँ पर बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर फोकस कर रहा हूँ रादर देन डिस्टेंसेस, ठीक है ना। तो बहुत अच्छी बात है अगर आप इसको मीटर्स में कन्वर्जन वगैरह करके इसमें लेते हो, परंतु अगर आप नहीं भी लेते तो फिजिक्स में ना आपको वो लोग जो चीज पूछ रहे हैं उसी को ही वो कंसीडर करते हैं, ठीक है। ऐसी छोटी मोटी चीजों को नहीं हम कंसीडर किया करते, ठीक है जी। तो हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर आ गई 10, ठीक है। दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट P विच इज जस्ट नेक्स्ट टू द स्फीयर, ओके। अब तीसरे स्टेप में हमें बताया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाइए विच इज 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर, ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा सिमिलर है, 18 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, सब कुछ वैसा ही रहेगा, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू मैंने डाल दी 9 इंटू 10⁻⁹, क्यू की वैल्यू मैंने डाल दी 1.6 इंटू 10⁻⁷, ठीक है, और आर की जगह पे मैंने 18 डाल दिया। इसको जब हमने सॉर्ट आउट किया तो हमने क्या देखा, 9 इंटू 1.6 तो एक साथ आ गए, 10⁻⁹ एंड 10⁻⁷ बन गया 10⁻², डिवाइड में क्या आ गया 18 का स्क्वायर, ठीक है। अगर हम 18 का स्क्वायर इस चीज को तोड़कर लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 18 इंटू 18, ठीक है जी। इसकी जब कटिंग वगैरह की ये आया 10 40/9, ठीक है। अब 9 को मैंने अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 10 ले लिया तो अप्रोक्सीमेटली जो मेरा आंसर है वो 4 के करीब आ रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इट विल बी स्लाइटली मोर देन 4, ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पर 10 मानकर इसको कटिंग करके 4 लिखा है ना, तो इतना ज्यादा मैं डीप कैलकुलेशंस में जाना नहीं चाहता था क्योंकि वो सब आप खुद ही कर सकते हो, ठीक है जी। तो मेन पॉइंट ऑफ व्यू हमारा ये है कि भाई चाहे इनसाइड द स्फीयर, चाहे ऑन द स्फीयर, या चाहे आउटसाइड द स्फीयर, आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी पड़ जाए, आपको एक ही बात याद रखनी है, दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R², ठीक है, कुछ और नहीं, ठीक है। तो पहले क्वेश्चन ने हमें पहला सबक सिखा दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन बोलता है अ 600 पिको फेरेड कैपेसिटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से सुनना जरा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2, इन्होंने बोला अ 600 पिको फेरेड कैपेसिटर इज चार्ज्ड बाय 200 वोल्ट सप्लाई। बिल्कुल समझ में आती है बात। 600 पिको फेरेड का कोई कैपेसिटर था, उसको हमने 200 वोल्ट की बैटरी लगा करके चार्ज किया, ठीक है। इट इज देन डिसकनेक्टेड, फिर इसको हमने उस बैटरी से क्या कर दिया, डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है। और बैटरी से डिस्कनेक्ट करने के बाद में हमने इस 600 पिको फेरेड वाले चार्ज्ड कैपेसिटर को 600 पिको फेरेड के अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ में लगा दिया, ठीक है। यही तो मतलब है इसका। A 600 picofarad capacitor is charged by 200 volt supply. It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. ठीक है जी, बात लग गई समझ। फिर हमने उसको 200 वोल्ट की सप्लाई से काट कर 600 पिकोफैरेड के अनचार्ज कैपेसिटर से अप्लाई कर दिया, ठीक है, उसके साथ में अटैच कर दिया। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। वो लोग हमसे पूछते हैं ऐसा करने पर हमारी कितनी ज्यादा इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी लॉस हो जाती है, वो बताइए, ठीक है जी। सबसे पहली बात, मैंने मान लिया कैपेसिटर की जो कैपेसिटेंस है वो 600 पिकोफैरेड है, इट इज ऑलरेडी गिवन टू अस। उसको जो मैंने चार्ज किया है वो 200 वोल्ट की बैटरी के साथ में चार्ज किया है, इट इज आल्सो गिवन टू अस। अगर मेरे से कोई पूछे कि जब मैंने इसको 200 वोल्ट की बैटरी से चार्ज किया है तब इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, आई रिपीट, तब इसकी कितनी पोटेंशियल एनर्जी है, ठीक है, तो हम क्या बताएंगे, ठीक है। पोटेंशियल एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, हाफ इंटू CV स्क्वायर, ठीक है जी। तो कैपेसिटेंस के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया 600, V के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया 200 का स्क्वायर, ठीक है। इसको जब सॉल्व वगैरह किया तो हमारे पास में इनिशियल एनर्जी आ गई 1 2 एंड 6 जीरो, ठीक है, इतनी आ गई इसको सॉल्व करके इनिशियल एनर्जी हमारे पास में। ये एनर्जी कौन सी एनर्जी है, जब उसको बैटरी के साथ में हमने लगाया था, ठीक है। अब हमें क्या बोला गया कि हमने इसको बैटरी से डिस्कनेक्ट कर दिया, मतलब कि इसकी वोल्टेज जो पहले 200 वोल्ट की थी, अब बैटरी से डिस्कनेक्ट करने पे इसकी वोल्टेज कितनी हो गई, जीरो हो गई। तो वोल्टेज जीरो होने के बाद में अब इसका जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा। एक बात हमेशा याद रखना, मान लिया हमने यहाँ पर इसकी बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, परंतु इसके साथ में एक अनचार्ज कैपेसिटर को हमने जोड़ दिया।
जब भी कभी भी एक कैपेसिटर किसी दूसरे कैपेसिटर के साथ में अटैच किया जाता है तो वो दोनों मिलकर अपने चार्जेस को शिफ्ट करते हैं। ठीक है जी। अब मान लो दूसरे कैपेसिटर का पोटेंशियल कितना था, जीरो था, क्योंकि उसके साथ में तो कोई बैटरी अटैच नहीं ना थी। जिसके साथ में हमने अपने 600 पिको फैरेड को लगाया है उसके साथ में कोई भी बैटरी अटैच नहीं थी, तो उसका पोटेंशियल कितना था, जीरो था। तो होगा क्या, मेरा वाला जो कैपेसिटर है जिसको मैं अभी अभी 200 वोल्ट से हटा करके लेकर के गया हूं, वो वाले कैपेसिटर से चार्जेस कम पोटेंशियल वाले की तरफ मूव करने स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, हमेशा याद रखना, जब एक कैपेसिटर जिसके पास में चार्ज हो, दूसरा कैपेसिटर जिसके पास में चार्ज ना हो, हमेशा चार्ज्ड कैपेसिटर का पोटेंशियल ज्यादा होने की वजह से उससे चार्जेस शिफ्ट होने स्टार्ट हो जाते हैं अनचार्ज्ड कैपेसिटर की तरफ। ठीक है जी। तो यहाँ पर हमारे चार्जेस किधर शिफ्ट होने लग जाएंगे, अनचार्ज कैपेसिटर की तरफ शिफ्ट होने लग जाएंगे। और उनके पास में कितना पोटेंशियल आ जाएगा, उनके पास में जो पोटेंशियल आएगा वो होगा कॉमन पोटेंशियल, जिसको हमने डिराइव किया था, और इसका फॉर्मूला होता था C1V1 प्लस C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। जब ये चीज मैंने ऊपर लिख भी दी है, when the two capacitors are connected they will acquire a common potential। ठीक है ना, ऐसा ही बोला है क्वेश्चन में, दोनों कैपेसिटर्स को कनेक्ट किया तो उनका पोटेंशियल कितना हो जाएगा, कॉमन पोटेंशियल हो जाएगा। वो कॉमन पोटेंशियल को जब हमने सॉल्व किया, ठीक है, वो वैल्यू आ गई हमारे पास में 100। मतलब कि जब मैं अपने 600 पिको फेरेड वाले को किसी अनचार्ज्ड कैपेसिटर के साथ में कनेक्ट करता हूं, उसका पोटेंशियल हो जाता है 100 वोल्ट। इट इज वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, अब हम जब इन दोनों कैपेसिटर्स को कंबाइन कर देते हैं तो इनकी टोटल कैपेसिटेंस कितनी होती है, इनकी टोटल कैपेसिटेंस हो जाती है C1 प्लस C2। इनका पोटेंशियल कितना हो जाता है, इनका पोटेंशियल हो जाता है V कॉमन वाला। अब मैं इसकी बड़े आराम से एनर्जी निकाल सकता हूँ। ये एनर्जी कौन सी है, जब दोनों को हमने कनेक्ट किया। ठीक है, दोनों को कनेक्ट करने के बाद वाली जो एनर्जी हमारे पास में आती है वो आती है हाफ इंटू C1 प्लस C2 इंटू V का स्केयर। ठीक है, V हमारे पास में कॉमन आया था 100। इनकी वैल्यूज को जब हम डालते हैं तो हमारे पास आ जाता है 6 एंड 6 जीरोस। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास में आ जाती है। अब एनर्जी में लॉस जब भी आपको निकालना है तो आप क्या करते हो, आप पहले जितनी एनर्जी होती है और बाद में जितनी एनर्जी होती है इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट कर देते हो। ठीक है जी, इनिशियल एनर्जी सब्ट्रैक्टेड विद फाइनल एनर्जी विल गिव यू द लॉस इन द एनर्जी। ओके, तो कितना लॉस हुआ एनर्जी में, पहले जितनी थी माइनस बाद में जितनी है। पहले वाली एनर्जी हम लिखेंगे 1 2 एंड 6 जीरोस, बाद वाली एनर्जी हम लिखेंगे 6 एंड 6 जीरोस। इनको जब हमने सॉल्व किया ये बन गया 6 0 0 0 0 0 0। ठीक है जी, ये हमारे पास में आ गया लॉस ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है जी, आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू। इसमें बस आपको एक चीज ध्यान में रखनी है, वो ये रखनी है कि जिसके साथ में बैटरी अटैच है उसका पोटेंशियल तो बैटरी का पोटेंशियल लिया जाएगा। अगर किसी के साथ में बैटरी ना अटैच हो और कैपेसिटर अटैच हो तो उसका पोटेंशियल कौन सा लिया जाएगा, उसका पोटेंशियल भाई कॉमन पोटेंशियल लिया जाएगा। ठीक है जी, ये चीज हमने यहाँ पर सीखी, ये न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट था। एक बार खुद ठंडे दिमाग से इसको समझना। इनकेस आपको किसी भी न्यूमेरिकल में डाउट आता है तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे जैसे आप मैसेज लिखते हो वैसे ही अपना क्वेश्चन लिख करके भेज सकते हो, उसको सॉर्ट आउट करके मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है जी, ओके। या फिर हम उसके बारे में जैसे भी डिस्कशन मेरे को करनी होगी आपको समझाने के लिए वो मैं वहां पे कर दूंगा। ठीक है जी, ओके। तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, हमें उन्होंने ये कैपेसिटर का एक सिस्टम दिया जिसमें ऐसे दो कैपेसिटर C1 एंड C2 लगे हैं, बीच में एक बैटरी लगी है, इधर एक C3 कैपेसिटर लगा। इन्होंने हमें बोला कि तीनों कैपेसिटर्स की जो कैपेसिटेंसेस हैं वो है 6 माइक्रोफेरेड की। समझ लग गई बात, 6 माइक्रोफेरेड मतलब कि इसकी भी वैल्यू क्या है, 6 माइक्रोफेरेड, इसकी भी वैल्यू है 6 माइक्रोफेरेड एंड इसकी भी वैल्यू है 6 माइक्रोफेरेड। ठीक है, हमसे सबसे पहले पूछा गया है चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, हर एक कैपेसिटर के पास में कितना चार्ज होगा वो बताइए। ठीक है जी, फिर दूसरे नंबर पे हमसे पूछा गया है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है जी, मतलब कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितनी होगी। तीसरे नंबर पे हमसे पूछा गया एनर्जी स्टोर्ड इन द नेटवर्क, कितनी एनर्जी स्टोर्ड है नेटवर्क में। ओके, सबसे पहले मैं इसके सेकंड पार्ट को सॉल्व करना चाहता हूँ, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालना चाहता हूँ। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये C1 एंड C2 जो है ना, ये सीरीज में लगे हैं। कैसे सीरीज में लगे हैं, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा
कि बैटरी से जो चार्ज जाएगा C1 की तरफ उतना ही सारा का सारा चार्ज C2 की तरफ जाएगा। तो चार्ज C1 और C2 का सेम है, तो अगर भाई चार्ज सेम हो तो दोनों कैपेसिटर्स कैसे होते हैं? सीरीज में होते हैं। ठीक है, इट इज वेरी क्लियर टू यू। इसी प्रकार से मैंने C1 और C2 की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को नाम दे दिया C डैश, मतलब कि C1 और C2 की जगह पे अगर एक कैपेसिटर में लगाना चाहूँ उसको मैंने नाम दे दिया C डैश। उसका क्या फॉर्मूला होता है? जब दो कैपेसिटर सीरीज में लगाए जाते हैं, इन दोनों की कैपेसिटेंसेस को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर इन दोनों की कैपेसिटेंसेस को ऐड करो और इन दोनों को डिवाइड कर दो। ठीक है, तो मैंने पहले C1 और C2 दोनों की कैपेसिटेंस कितनी है? 6 माइक्रोफेरेड है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। ठीक है, फिर मैंने 6 प्लस 6 इन दोनों को ऐड किया, फिर डिवाइड कर दिया, तो इन दोनों की नेट कैपेसिटेंस कितनी आ गई? 3। अब मैंने देखा ये C3 वाला जो है ना, वो इन दोनों के कॉम्बिनेशन के पैरेलल लगा हुआ है। क्यों पैरेलल लगा है? क्योंकि देखो ये बैटरी ने जो चार्ज दिया उसमें से कुछ चार्ज का हिस्सा जाएगा इन दोनों के कॉम्बिनेशन के पास में और कुछ चार्ज का हिस्सा जाएगा C3 के पास में। ठीक है, आप यहाँ पर बड़े ही ध्यान से जस्टिफाई करो एक चीज को कि अगर चार्ज हमारा सेम है तो वो सीरीज है, अगर चार्ज सेम नहीं है तो वो पैरेलल है। C1 और C2 के पास में जितना चार्ज गया जरूरी नहीं है उतना ही चार्ज C3 के पास में जाएगा। ठीक है, अगर भाई उतना ही चार्ज C3 के पास में नहीं जाएगा, मतलब कि ये दोनों ही जो हिस्से हैं ये क्या हो गए? आपस में पैरेलल हो गए। ठीक है, तो वी कैन वेरी वेल नो दैट कि C1 और C2 का जो कॉम्बिनेशन है वो C3 के साथ में कैसा है? वो C3 के साथ में पैरेलल में है। ठीक है, तो C1 और C2 का कॉम्बिनेशन आया 3, C3 की वैल्यू है 6, तो इन दोनों को ऐड कर दिया और इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इसकी कितनी आई? 9 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो दूसरा पार्ट का आंसर हमारे पास में आ गया, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस व्हिच इज इक्वल टू 9 माइक्रोफैराड। अब हम इसकी वोल्टेज भी जानते हैं। हम जानते हैं कि अगर वोल्टेज पता हो, कैपेसिटेंस पता हो, हम इसकी एनर्जी निकाल सकते हैं। ठीक है जी, वोल्टेज एंड कैपेसिटेंस हमें एनर्जी दे देती है। तो क्या फॉर्मूला होता है? हाफ इंटू CV स्क्वायर। टी की वैल्यू थी 9, वी की वैल्यू थी 12, तो एनर्जी स्टोर कितनी आ गई इन सभी कैपेसिटर्स के द्वारा? 648 जूल। ठीक है, समझ में लग गई बात। अब आखिरी जो हमें काम करना है वो करना है इनके चार्जेस का। ध्यान देना, ये वाला हिस्सा और ये C3 कैपेसिटर ये आपस में पैरेलल है, तो जितना पोटेंशियल दिया गया है उतना ही C3 का होगा और उतना ही इन दोनों का होगा। मतलब कि 12 वोल्ट का जो पोटेंशियल है वही होगा C3 का और 12 वोल्ट का ही पोटेंशियल इन दोनों को मिला है। ठीक है जी, तो अगर मेरे से कोई पूछे C3 का चार्ज कितना होगा? C3 की कैपेसिटेंस है 6 माइक्रोफेरेड, इसका पोटेंशियल है 12 वोल्ट का। ठीक है, तो चार्ज का इसका क्या फॉर्मूला होगा? चार्ज का इसका फॉर्मूला होगा Q इज इक्वल टू C इंटू V। ठीक है जी, तो अगर मेरे को C3 का चार्ज निकालना है तो वो कितना माना जाएगा? C3 का चार्ज माना जाएगा, C है उसकी Q 6, ठीक है, और उसका पोटेंशियल है 12, इसका चार्ज माना जाएगा 72 कूलम। ठीक है जी, अब अगली चीज, हम जानते हैं C1 की और C2 की जो कैपेसिटेंस है वो सेम है, 6 माइक्रोफेरेड ही है। तो ये जो 12 वोल्ट का पोटेंशियल है ये भी इन दोनों में इक्वल डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब कि सीरीज में पोटेंशियल जो है ना वो डिवाइड होता है, हम जानते हैं ये चीज। परंतु अगर कैपेसिटेंस सेम हो ना, सेम सेम कैपेसिटेंस हो, तो पोटेंशियल आधा आधा डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो अगर ये भी 6 माइक्रोफेरेड है, ये भी 6 माइक्रोफेरेड है, मतलब कि दोनों में एक जैसी क्षमता है चार्ज स्टोर करने की। तो एक जैसी क्षमता के लिए हम क्या मानेंगे? ये 12 वोल्ट में से 6 इसका है और 6 इसका है। ठीक है, तो C1 और C2 का जो पोटेंशियल आया वो हमारे पास में 6 वोल्ट एंड 6 वोल्ट आया। इन दोनों के कैपेसिटेंसेस भी कितनी थी? 6 माइक्रोफेरेड एंड 6 माइक्रोफेरेड ही थी इनकी कैपेसिटेंसेस। तो हम चार्ज भी इनके निकाल सकते हैं। चार्ज कितना होगा? C इंटू V। ठीक है, दैट इज 6 इंटू 6, वो आ गया 36 कूलम। और दूसरे का भी चार्ज कितना होगा? C इंटू V, दैट इज 6 इंटू 6, दैट इज 36 कूलम। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पर हमने निकाल ली कि C1 का चार्ज होगा 36, C2 का भी चार्ज होगा 36, परंतु C3 का चार्ज होगा 72। ठीक है, तीनों के चार्जेस आ गए, तीनों के पोटेंशियल्स आ गए, तीनों की कैपेसिटेंसेस तो दी ही हुई थी। ठीक है, तो यही न्यूमेरिकल हमने स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया है। तो आप लोगों के लिए तो ये बहुत इजी है, हमने इससे भी डिफिकल्ट लेवल के चार्जेस को निकाल करके देखा था। ठीक है, ओके। कैपेसिटर्स में ना बड़ी चीजें मैटर करती है आप लोगों की कितनी प्रैक्टिस है।
ठीक है, जितनी ज्यादा बेहतरीन तरीके से ध्यान से फोकस प्रैक्टिस करोगे ना, ये कैपेसिटर के क्वेश्चंस भाई कहीं नहीं जाने वाले, ठीक है, ये आपके हाथ में ही रहेंगे। ओके, अगला न्यूमेरिकल है 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 कूलम। हाँ, ये हमारे पास में अब वो पोटेंशियल या वर्क डन वाले सिस्टम्स के आ गए अब न्यूमेरिकल्स। ठीक है, इन्होंने बोला 3 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 कूलम, 2 कूलम एंड 3 कूलम are placed at the corners of equilateral triangle of side 1 मीटर। मान लिया एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इनके 3 कॉर्नर्स पर 3 चार्जेस पड़े हैं, 1 कूलम, 2 कूलम, 3 कूलम, जैसा हमें क्वेश्चन में बताया। ये सारी की सारी जो साइड्स हैं वो 1 मीटर की हैं। ठीक है, ये भी हमें क्वेश्चन में ही बता रखा है, 1 मीटर की साइड है इक्विलेटरल ट्रायंगल की। हमसे बोला गया है फाइंड द वर्क डन टू डिसोसिएट दिस सिस्टम ऑफ चार्जेस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमें बोल क्या रहा है? ये क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि अगर मेरे को इन चार्जेस को डिसोसिएट करना है ना, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म डिसोसिएशन? डिसोसिएशन का मतलब होता है इनको अलग अलग करना है, इनको तोड़ना है। ठीक है, अगर मेरे को इन चार्जेस को तोड़ना है, अलग अलग करना है, तो कितना काम करना पड़ेगा, ये हमारे क्वेश्चन का मोटिव है। ठीक है, सबसे पहली बात, ये तीनों के तीनों चार्जेस पॉजिटिव है। ठीक है, पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। अगर पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करते हैं, मतलब कि ये C1, ये 1 कूलम वाला ये 3 कूलम वाले को दूर धक्का लगाएगा, और ये 3 कूलम वाला 1 कूलम वाले को भी धक्का लगाएगा। ये 2 कूलम वाला 1 कूलम वाले को धक्का लगाएगा, ये 2 कूलम वाला 3 कूलम वाले को भी धक्का लगाएगा। मतलब कि भाई अलग अलग तो ये खुद ही हो रहे हैं, उसके लिए हमें क्या काम करना है? ठीक है ना? तो जब हम क्वेश्चन को एक्सपीरियंस करने की कोशिश करते हैं ना, तो हम सही एक नतीजे पे पहुंचते हैं। हमने यहाँ पर ये देखा कि वो लोग हमसे पूछ रहे हैं वर्क डन निकालिए इस सिस्टम को तोड़ने का। अरे ये सिस्टम तो खुद ही अपने इंटरनल फोर्सेस से ही टूटना चाहता है, तो हम क्या इस पर वर्क करें? ठीक है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि इसमें कोई भी एक्सटर्नल वर्क नहीं जरूरी इसको तोड़ने के लिए। ठीक है, तो वर्क कौन सा किया जाएगा? इसमें इंटरनल वर्क किया जाएगा। ये सिस्टम के खुद के ही चार्जेस दूसरे चार्जेस पर वर्क करेंगे ताकि वो चार्जेस दूर हो जाएं, टूट जाएं। ठीक है, इस सिस्टम से टूट जाएं। ठीक है, तो ये चीज क्लियर है कि इसमें वर्क कौन सा होगा? इंटरनल वर्क होगा। ध्यान देना, जो काम आप खुद करते हो किसी के ऊपर, उसको माना जाता है पॉजिटिव वर्क डन। जो काम वो इंटरनल बॉडी की एनर्जीज कर रही होती हैं, वो वाला काम माना जाता है नेगेटिव वर्क डन। ठीक है ना? तो इसका जो वर्क डन आपके पास में आएगा, वो कौन सा वर्क डन आएगा? नेगेटिव वर्क डन आएगा। ठीक है, ये चीज मैंने ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन भी कर दी पैराग्राफ में लिख के। as these charges are positive charges, they will apply repulsive force and each repulsive force on each other. Therefore, we need not apply any work to dissociate them. The work will be done by the system itself. ठीक है ना? It is very clear to you. The work done will be negative. ठीक है, क्योंकि वो सिस्टम के द्वारा itself पे वर्क किया जा रहा है, तो वो वर्क डन क्या माना जाएगा? नेगेटिव वर्क डन माना जाएगा। ठीक है, अब पोटेंशियल हमें वर्क डन निकालने का अभी अभी हमने एक तरीका सीखा था। वो क्या था तरीका वर्क डन निकालने का? वर्क डन निकालने का तरीका होता है, पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालो, फिर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, वो वर्क डन आ जाएगा। ठीक है जी, मेरे कहने का ये मतलब है कि वर्क डन जो है ना, वो एनर्जी के बराबर होता है। ठीक है, पहले सिस्टम के पास में जितनी एनर्जी थी, बाद में सिस्टम के पास में जितनी एनर्जी रह गई, इन दोनों को हम अगर माइनस कर दें तो वो क्या आ जाएगा? वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, अब पहले हम निकालेंगे इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर। आई एम सॉरी, ये क्यू अपॉन आर होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल का। परंतु जब एक चार्ज किसी दूसरे चार्ज के ऊपर अपनी पोटेंशियल एनर्जी लगा रहा होता है, तो हम ऊपर Q1 इंटू Q2 लिख देते हैं। ठीक है जी, तो ध्यान में रहे ये चीज। पोटेंशियल में ना, अगर तो सिंगल चार्ज की पोटेंशियल आप किसी लोकेशन पे टेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो आप ऊपर क्या लिखते हो? ओनली Q1। अगर आप दो चार्जेस के बीच का पोटेंशियल कैलकुलेट कर रहे हो, तो आप ऊपर क्या लिखते थे? Q1 इंटू Q2। ठीक है, आपको याद होगा मैंने जब पोटेंशियल आपको सिखाया था, तब मैंने क्या किया था? तब मैंने एक चार्ज रखा था सोर्स चार्ज,
और उसकी फील्ड में मैंने एक टेस्ट चार्ज रखा था। क्योंकि टेस्ट चार्ज बहुत छोटा था, तो सोर्स चार्ज को मैं यहाँ पर क्यू मानता था, टेस्ट चार्ज को मैं क्यू नॉट मानता था। ठीक है, तो क्यू नॉट को हम हटा ही देते थे क्योंकि वो इतना छोटा था कि सोर्स चार्ज के साथ में वो मल्टीप्लाई होने के काबिल ही नहीं था। ठीक है जी। तो जब हमने पोटेंशियल सीखा था तब हमने टेस्ट चार्ज माना था, वो अप्रोक्सीमेटली जीरो होता है, निग्लिजिबल होता है चार्ज, इसलिए हम लोग Q1 के साथ में मल्टीप्लाई नहीं करते थे उसको। परंतु यहां पर मैं पोटेंशियल एनर्जी निकाल रहा हूं दो ऐसे चार्जेस के बीच में जो जिनमें से कोई भी निग्लिजिबल नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में मैं Q1 इंटू Q2 करता हूं, उन दोनों चार्जेस की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करता हूं। ठीक है जी। तो पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल होगी वो कितनी होगी? सबसे पहले मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 अपॉन R लिखता हूं। ठीक है, और फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q2 इंटू Q3 अपॉन R लिखता हूं। ठीक है, फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q3 अपॉन R लिखता हूं। ठीक है, तो हमें टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है ना इनिशियल वाली, तो मैंने पहले इन दोनों का पेयर लिया, फिर इन दोनों का पेयर लिया, फिर इन दोनों का पेयर लिया, सबकी पोटेंशियल एनर्जीज निकाल के इनको ऐड कर दिया। ठीक है, ये सारे क्या आ गए मेरे पास में? पोटेंशियल्स आ गए। हम जानते हैं सबके ही पास में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट था, वो हमने बाहर कॉमन ले लिया। Q1 की वैल्यू हमें दी हुई है 1, Q2 की वैल्यू दी है 2, Q3 की वैल्यू दी है 3। ठीक है, तो मैंने पहले Q1 इंटू Q2 की जगह पे 1 इंटू 2 कर देता हूँ, Q2 इंटू Q3 की जगह पे 2 इंटू 3 कर देता हूँ, Q1 इंटू Q3 की जगह पे 3 इंटू 1 कर देता हूँ। और जो डिस्टेंस है इन चार्जेस के बीच का वो कितना है? 1 मीटर का है। तो इनके साथ में मैं इनको डिवाइड कर देता हूँ 1 मीटर के साथ में। ठीक है, तो हमारे पास में आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन मल्टीप्लाई हो रहा है 2 प्लस 6 प्लस 3। ठीक है, तो 2 प्लस 6 कितना हुआ? 8, 8 प्लस 3 हुआ हमारे पास में 11। ठीक है, तो 11 मल्टीप्लाई बाय 1/4 पाई एप्सिलॉन ये हमारे पास में आ गया। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁻⁹ इसको जब मैंने 11 से मल्टीप्लाई किया वी गेट 99 इंटू 10⁻⁹ जूल। ये एनर्जी है, टोटल एनर्जी, जब इन्होंने आपस में डिसोसिएट नहीं किया था। ठीक है जी। अब बाद में जब ये आपस में डिसोसिएट हो जाते हैं, ठीक है जी, तो इनकी फाइनल एनर्जी, डिसोसिएट मतलब कि इन्होंने आपस में पूरे तरीके से एक दूसरे को रिपेल किया, रिपेल करके अब ये चार्जेस क्या हो गए? दूर दूर हो गए। अब ये चार्जेस इतना दूर हो गए कि आर की जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा हो गई। ठीक है, जितना ये मैक्सिमम हो सकते थे दूर दूर उतना ही हो गए। आर की वैल्यू इनकी मैक्सिमम हो गई। आर की वैल्यू मैक्सिमम होने पर पोटेंशियल क्या हो जाता है? बहुत छोटा। तो पोटेंशियल इसमें जीरो हो गया। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल कौन सा है? जब ये दूर दूर हो गए और वो क्या होगा? जीरो। ठीक है, तो हम वर्क डन निकालना चाहते हैं। वर्क डन क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल माइनस इनिशियल पोटेंशियल। ठीक है, तो फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू हम यहाँ पर जीरो ले लेते हैं, इनिशियल पोटेंशियल की वैल्यू हम ले लेते हैं 99 इंटू 10⁻⁹ ठीक है जी। इसको हमने सॉल्व किया। ठीक है, ये हमारे पास में वैल्यू आ गई। भले ही आप यहाँ पर छोड़ दो, भले ही आप इसके अंदर डेसिमल लगा सकते हो, या फिर ये 99 जो है ना, इसको हम डिवाइड कर दे 10 से। ठीक है, आई एम सॉरी, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दे 10 से और बीच में एक डेसिमल लगा दें, दैट विल आल्सो नॉट मेक एनी डिफरेंस। ठीक है, तो आप भले ही इसको यहाँ पे छोड़ दो, कोई फर्क ही नहीं पड़ता। ओके, तो बेसिकली आपको ये समझना था, अगर आपको वर्क डन निकालना हो तो आप पोटेंशियल एनर्जीज को निकाल करके, पोटेंशियल एनर्जीज को निकाल करके उनको इनिशियल एंड फाइनल पोटेंशियल एनर्जीज को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपके पास में वर्क डन आ जाएगा। ठीक है जी, बड़ी सिंपल बात है, आपने कंफ्यूज नहीं होना। पोटेंशियल एनर्जी का बहुत बारी मैं ऐसा नोटिस करता हूँ, बच्चे ना एक ही फॉर्मूला याद रख लेते हैं, वो होता है हाफ सीवी स्क्वायर। भाई वो फॉर्मूला केवल कैपेसिटर्स पर लगता है, वो कोई चार्जेस वगैरह पे नहीं लगता। ठीक है, यहाँ तो चार्जेस की बात हो रही है ना, तो पोटेंशियल का कौन सा फॉर्मूला लगेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अगर दो चार्जेस के बीच का पोटेंशियल एनर्जी निकालना है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी होगी। ठीक है, ओके। अगला न्यूमेरिकल हम डिस्कस करते हैं, वो है टू पॉइंट चार्जेस ए एंड बी of value 5 microcoulomb and 6 microcoulomb are kept 12 सेंटीमीटर apart in air। ठीक है जी, हमने मान लिया दो पॉइंट चार्जेस हैं
5 माइक्रोकूलम का और 6 माइक्रोकूलम का, इनको हमने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रख दिया हवा में, ठीक है। कैलकुलेट द वर्क डन व्हेन चार्ज बी इज मूव्ड बाय 2 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ए। आपको यहाँ पर पता करना है कितना काम किया जाएगा, कितना काम किया जाएगा जब चार्ज बी ए की तरफ 2 सेंटीमीटर आगे चलेगा, ठीक है। सबसे पहले ये चार्ज बी कहां पर पड़ा है? सबसे पहले ये चार्ज बी 12 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़ा है। जब ये चार्ज बी 2 सेंटीमीटर ए की तरफ बढ़ेगा तो बाद वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगा चार्ज ए और चार्ज बी में? बाद वाला डिस्टेंस हो जाएगा 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। समझ लगती है ये बात? पहले वाला डिस्टेंस कितना है? 12 सेंटीमीटर का। बाद वाला डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर का। आपको निकालना क्या है? वर्क डन। अभी अभी तो हमने फॉर्मूला सीखा, वर्क डन क्या होता है? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी। तो आप पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो, मतलब कि जब ये चार्ज बी 12 सेंटीमीटर की दूरी पर पड़ा, फिर आप इस चार्ज बी की पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो 10 सेंटीमीटर की दूरी वाली, ठीक है। 10 सेंटीमीटर की दूरी वाली इसकी पोटेंशियल एनर्जी निकाल लो। इनको आराम से आप कैलकुलेट करो, मतलब कि सब्ट्रैक्ट करो, यू विल गेट टू नो अबाउट वर्क डन, ठीक है। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी हमने निकाली जब वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर थी। इसमें मैंने वर्क डन के लिए डिस्टेंस को सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर दिया, ठीक है। अगेन दैट इज योर प्रायोरिटी, अगर आप बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर चाहते हो तो आप कर सकते हो, पर अब अभी का जो मेरा मोटिव है ना वो ये है कि आपको सही जगह पर सही फॉर्मूला लगाना आता है, सही टेक्निक आपके दिमाग में है, ठीक है। अभी मैं छोटी छोटी चीजों में नहीं फोकस करूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास में फॉर्मूला क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी का? K इंटू क्यू वन क्यू टू अपॉन आर। वी नो द वैल्यू फॉर K, वो होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। तो मैंने अभी K को पुट नहीं किया यहाँ पे, K का मैंने K ही रखा। Q1 की वैल्यू क्या थी? Q1 की वैल्यू थी 5 माइक्रोकूलम। माइक्रोकूलम को कूलम में हम चेंज कर सकते हैं 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई करके। तो 5 माइक्रोकूलम कूलम में कन्वर्ट हो गया जब हमने इसको 10⁻⁻⁶ से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। इसी प्रकार से Q2 की जगह पे आ गया 6 माइक्रोकूलम, इसकी वैल्यू होती है 6 इंटू 10⁻⁻⁶। नीचे इसके डिवाइड हो गया 0.12, ठीक है। ये क्या है? 12 सेंटीमीटर था, 12 सेंटीमीटर को जब हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे वो बनेगा 0.12 मीटर, ठीक है। ये साथ में ऐसे ही पड़े। हम जानते हैं 5 6 जा 30 होता है, तो ये 30 बन गया। 10⁻⁻⁶ इंटू 10⁻⁻⁶, ये बेसिस आर सेम, पावर ऐड होकर क्या बनेगी? 10⁻⁻12। समझ में लग गई बात? डिनोमिनेटर में आ गया 0.12, वो इस प्रकार से आ गया, ये आगे ऐसे लगा हुआ, ठीक है। अब इसको जब मैं सॉल्व करता हूँ तो मैंने क्या देखा? मैंने देखा कि ये 30 जो है ना, इस 30 को हमें डिवाइड करना पड़ रहा है 0.12 से। अगर मैं इस पॉइंट को हटा दूं तो 2 जीरोस ऊपर लग जाते हैं, मतलब कि 300 ये बन जाता है, सॉरी 3000 ये बन जाता है। 3000 को जब आप 12 से डिवाइड करते हो वो बन जाता है 250, ठीक है। तो 250 इंटू 10⁻⁻12 इंटू के, इतने जूल आ गया हमारे पास में पोटेंशियल, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। अब फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा? वो होगा K इंटू क्यू वन इंटू क्यू टू अपॉन R2, ठीक है ना। अब बाद वाला डिस्टेंस कितना था? बाद वाला डिस्टेंस था 10 सेंटीमीटर, तो उसके लिए मैंने लिख दिया मीटर में कन्वर्ट करके 0.10। हम जानते हैं चार्जेस उतने ही है, तो चार्जेस का मल्टीप्लीकेशन अभी अभी तो हमने ऊपर किया था 5 इंटू 6 दैट इज 30, तो ऊपर वाली वैल्यू मैंने चार्जेस की उठा के यहाँ पे लिख दी, ठीक है जी। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 300 इंटू 10⁻⁻12 इंटू के, ठीक है। अब वर्क डन निकालने के लिए आप फाइनल पोटेंशियल एनर्जी में से इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को सब्ट्रैक्ट कर दोगे, दैट विल बी योर वर्क डन, ठीक है। वो वर्क डन की वैल्यू आ गई K इंटू 300 इंटू 10⁻⁻12 माइनस 250 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है। इसको सॉल्व करके लास्ट में आपके पास में आंसर आता है 0.450 जूल, ठीक है। ये वर्क डन भी पिछले वाले ही तरीके से हमने निकाला है, एंड ये बहुत आसान था। इसी तरीके को आप अपने दिमाग में सेट कर लेना, ठीक है। पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, फिर फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकालिए, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपके पास में हमेशा वर्क डन आ जाए, ठीक है। ओके, अब हम चलते हैं आज के लेक्चर के आखिरी न्यूमेरिकल की तरफ, ठीक है। उस न्यूमेरिकल में भी मैं आपको वर्क डन ही निकालना सिखाऊंगा, क्योंकि ना पिछले न्यूमेरिकल्स में मैंने आपको इलेक्ट्रिक फोर्सेस के बारे में सिखाया, फील्ड्स के बारे में सिखाया,
कैपेसिटर्स, पोटेंशियल, ये सारी बातें तो हमने की, परंतु वर्क डन नहीं निकालने सीखे हम, ठीक है ना, वो कसर हमने आज पूरी कर ली, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपको बोलता है अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज लोकेटेड एट द ओरिजिन, ठीक है। मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पे तैयार करना है, ठीक है, वो अभी हम करते हैं। मतलब कि एक 8 मिली कूलम, जब एम लिखा आ जाए ना, इसका मतलब होता है मिली, जब म्यू लिखा आ जाए उसका मतलब होता है माइक्रो। अ चार्ज ऑफ 8 मिली कूलम इज located at the origin. Calculate the work done in taking small charge of minus 2 into 10 raised to power minus 9 coulomb from point P to point Q, ठीक है, via a point R, ठीक है जी। ओके, सबसे पहली बात, अब ध्यान से देखो इन कोऑर्डिनेट्स को, एक्स वाई जेड, इसके पास में जेड कोऑर्डिनेट है, ठीक है, इसके पास में वाई कोऑर्डिनेट है, इसके पास में एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट्स, मतलब कि आप ध्यान से देखो, इसमें एक्स कोऑर्डिनेट तो सब में क्या है, जीरो है, मतलब कि एक्स कोऑर्डिनेट चेंज ही नहीं हो रहा। कौन से कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं। तो हम जो अपना कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे ना, वो वाई जेड कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। ओके, इन्होंने बोला ओरिजिन पर क्या पड़ा है, ओरिजिन पे एक चार्ज पड़ा है 8 मिली कूलम का, ठीक है। मेरा ओरिजिन ये है, इस पर मैंने चार्ज मान लिया 8 मिली कूलम। मिली कूलम को कूलम में कन्वर्ट हम कैसे कर सकते हैं, 8 इंटू 10⁻³ कूलम, ठीक है जी। ओके, कैलकुलेट द वर्क डन इन टेकिंग स्मॉल चार्ज ऑफ दिस फ्रॉम पॉइंट पी टू क्यू। हमें यहाँ पर वर्क डन निकालना है जब एक छोटा सा चार्ज, कितना छोटा, -2 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम का चार्ज हम पी पॉइंट से, पी पॉइंट कहां पर है, जो यहाँ पे पड़ा है, ठीक है। ये अगर मैं ध्यान से देखूं तो जेड एक्सिस पर 3 डिस्टेंस चला हुआ है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर ऊपर पी पॉइंट पड़ा है। मेरे को -2 इंटू 10⁻⁹ कूलम का चार्ज पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक लेकर के जाना है, मेरे को इसका वर्क डन निकालना है। उन्होंने हमें बोला कि पी पॉइंट से क्यू पॉइंट तक जब आप चार्ज को लेकर जाने लगोगे तो रास्ते में आर पॉइंट से होके जाना है, वो वाला वर्क डन निकालना है, ठीक है। मतलब कि जो आपने वर्क डन निकालना है ना, वो डायरेक्ट पी और क्यू का नहीं निकालना, वो रास्ते में आर पॉइंट से होकर जाना है। हमेशा एक बात याद रखना कि जो पोटेंशियल है ना, वो पाथ पर डिपेंड नहीं करता, वो लोकेशन पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। फिर से मैं बोलता हूं कि आप कौन से रास्ते से चार्ज को लेकर के जा रहे हो, वो मैटर नहीं करता, आपका पाथ मैटर नहीं करता। हमेशा मैटर क्या करता है, आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन मैटर करती है, ठीक है। तो ये न्यूमेरिकल में वो लोग आपका कंसेप्ट चेक करते हैं। कंसेप्ट इसमें क्या लग रहा है कि पोटेंशियल फोर्सेस आर कंजर्व्ड फोर्सेस, वो कभी भी रास्ते पर नहीं डिपेंड करते, ठीक है। इसी प्रकार से पोटेंशियल के ऊपर वर्क डन डिपेंड करता है। वर्क डन क्या होता है, वर्क डन अपॉन चार्ज पोटेंशियल के ही तो बराबर होता है। तो अगर पोटेंशियल पाथ पर नहीं डिपेंड करता तो वर्क डन भी पाथ पर नहीं डिपेंड करता, ठीक है ना। तो इस चीज को मैंने ऑलरेडी यहाँ पे पैराग्राफ में लिख दिया। एज वी नो पोटेंशियल इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन नॉट द पाथ, वी कैन मूव फ्रॉम एनी पाथ, पोटेंशियल रिमेन्स द सेम, ठीक है। आई होप सो इट इज वेरी क्लियर टू यू। याद रखना इस बात को, ये एक नंबर में भी पूछी जा सकती है। इज द पोटेंशियल द फंक्शन ऑफ पाथ, वी विल से नो, इट इज नॉट द फंक्शन ऑफ पाथ, इट इज द फंक्शन ऑफ पोजीशन, ठीक है जी। ओके, अब सबसे पहले मैं, जब ये चार्ज मेरा इस पी पॉइंट पर पड़ा है, ठीक है, मैं वहां का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूंगा। फिर ये पाथ जब क्यू पॉइंट पर आएगा, मैं वहां का पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूंगा, फिर दोनों पोटेंशियल एनर्जीज को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा, मेरे पास में क्या आ जाएगा, वर्क डन आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लूंगा, वो कितनी आई, के Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है। हम जानते हैं इनिशियल जब चार्ज यहाँ पे पड़ा है तो Q2 का कौन सा माना जाएगा, Q2 ये माना जाएगा, Q1 ये माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि इसका हम पोटेंशियल निकाल रहे हैं ना, ठीक है। ये Q1 इंटू Q2 जब मैंने किया, दैट इज 8 इंटू 10⁻³ इंटू -2 इंटू 10⁻⁹, इसको डिवाइड कर दिया डिस्टेंस के साथ में, कितना डिस्टेंस अपार्ट है ये, P वाला पॉइंट उन्होंने ही बताया हुआ था, P वाला पॉइंट 3 सेंटीमीटर अपार्ट है, Z एक्सिस पर 3 सेंटीमीटर अपार्ट है। हमेशा पहले वाला होता है एक्स एक्सिस, दूसरे वाला होता है वाई एक्सिस, तीसरे वाला होता है जेड एक्सिस, ठीक है ना, ये जेड एक्सिस है। अब यहाँ पर मैंने आर की जगह पे 3 इंटू 10⁻² भर दिया, सॉल्व किया, ये बन गया -16 K अपॉन 3 इंटू 10⁻10 जूल। फिर मैंने फाइनल पोटेंशियल एनर्जी निकाला, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कितना है, K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर, ठीक है जी। Q1 Q2 कितना होगा,
चार्जेस तो उतना ही है, ये वाला चार्ज बस फाइनली यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। Q2 की वैल्यू आ गई -2 इंटू 10⁻⁹, Q1 की वैल्यू आ गई 8 इंटू 10⁻³ अपॉन R की जगह पे क्या आएगा, R की जगह पे आएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस। कितना है डिस्टेंस, 4, ठीक है। तो R की जगह पे आ गया यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, दैट इज 4, ठीक है। आप उसकी वैल्यू को यहाँ पर भर देना, ठीक है। ये हमारे पास में यहाँ पे 4 आना था, इट इज टेकन बाय मिस्टेक 3, ठीक है। तो आप 4 के हिसाब से इसको कैलकुलेट करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसमें थोड़ी सी आपको चेंजेस करनी होंगी, ठीक है। आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा सिंपल था। जो भी बातें हमने आज के लेक्चर में देखी, इन बातों को आपको अपने दिमाग के एक मतलब कि बर्निंग कॉर्नर में स्टोर करके रखनी है, जिसको आप जब भी यूज करना हो आप उसको साथ के साथ यूज कर पाओ, ठीक है ना। और इसको आप प्रैक्टिस करते रहना ताकि ये चीजें आपको भूलें ना, ठीक है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। बाकी के जो न्यूमेरिकल्स हैं हम एक और क्लास लगा लेंगे न्यूमेरिकल्स की, ठीक है, टू मेक इट मोर क्लियर, ठीक है। बाकी के न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। दिस इज ऑल फॉर टुडे। ओके।